हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। खुश हो ना? खुश रहा करो। और हाँ, मन विचलित हो, कभी लगे कि कोई नहीं है साथ, हर तरफ अंधेरा है, कभी लगे कि जीवन व्यर्थ है, कभी लगे कि काश इस पूरे दुनिया में कोई नहीं है जो सुन सके, क्योंकि सुनने वाले की ही तो कमी है ना। तो याद रखना, हम हैं। बस हमें लगना चाहिए कि आपको सुनाने की जरूरत है। हम सुनेंगे, बैठ कर सुनेंगे, लेकिन हाँ, इतना ही वादा कर सकते हैं कि सिर्फ सुनेंगे। दिलासा के शब्द नहीं देंगे, वो आपको खुद के अंदर से ढूंढना होगा, लेकिन सुनेंगे जरूर। कभी आजमा कर देखना। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं, और उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त। मुस्कुराओ ना। तुम्हारे मुस्कुराने से मेरा जीवन खुशियों से भरता है, मुझे सुकून मिलता है। तो प्लीज मुस्कुराओ मेरे लिए। हाय। तो चलिए स्टोरी पर आते। स्टोरी का नाम है तू है तू। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया इंटरव्यू के लिए तैयार होने की कोशिश में थी, लेकिन मन विचलित था कि क्या उसे इंटरव्यू देना चाहिए। वो अपने आप को कहीं भी साबित करने की होड़ से कब की बाहर हो चुकी थी, लेकिन आयशा के बारे में छपी उस खबर ने जैसे माया के अंदर बहुत से सवाल उपजा दिए थे, और लेखक और लेखिकाओं के मन में उपजे सवाल का यथार्थ जवाब न मिलना उनके लिए सबसे बड़ी हार है। तो आइए देखते हैं आगे बस माया सहगल क्या करने वाली है। माया की बालकनी में आज सुबह देर से उतरी थी, और आरव हमेशा की तरह अपनी सुबह जल्दी लेकर आ गया था। गर्म कॉफी की भाप से ज्यादा गर्म उसके शब्द थे। माया, एक इंटरव्यू जरूरी है यार, प्लीज समझो। माया ने अपनी आंखें अखबार से उठाई और धीरे से बोली। और वो क्यों? आरव ने एक लंबा सांस खींची और कहा, क्योंकि अब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे दुश्मन बन रही है। लेकिन तुम तो अपने दुश्मनों से निपटोगी नहीं, लेकिन तुम्हारी चुप्पी आयशा के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। वो अब एक नए रिश्ते में है, लेकिन लोग तुम्हारे लिए कहानियां लिख रहे हैं और तुम उन्हें चुपचाप पढ़ रही हो। ऐसे में जवाब न देना हामी भरने जैसा हो सकता है। अब वक्त है कि तुम अपनी कहानी खुद कहो। आया ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर कॉफी का कप रखते हुए बोलती है, ठीक है, पर जगह मैं तय करूंगी। आरव मुस्कुराता है। जीद उसकी हथेली में थी। हर बात उसकी जैसे सही साबित हो रही थी। नो वे, जगह मैंने पहले से तय कर लिया और तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सांझ मीडिया हाउस, देश का सबसे प्रतिष्ठित नाम और तुम्हारे इंटरव्यू के लिए सबसे बेहतरीन जगह। इंटरव्यू की जिम्मेदारी विवेक को दी गई है, तो तुम्हें बस सांझ मीडिया हाउस पहुंचना है, आज नहीं कल। उसी समय दूसरी ओर सांझ मीडिया हाउस में दोपहर उतर चुकी थी। थकी हुई, चुपचाप और कुछ बेचैनियों के साथ, बिल्कुल असहाय सी, आयशा अपने डेस्क पर बैठी रिपोर्ट के ड्राफ्ट को निहार रही थी, पर शब्द से देख नहीं रहे थे। और तभी एक हल्की सी दस्तक हुई। नॉक नॉक। हे विवेक, कैसे हो? मैं मस्त तो रहता हूँ, आज सुबह मस्त हूँ, और तुम सुनोगे तो शायद तुम्हें भी खुशी होगी, लेकिन इससे पहले कॉफी। विवेक उसे कॉफी ऑफर करता है। एक सिरेमिक मग में भाप उड़ती कॉफी, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। आयशा ने कॉफी की तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। विवेक खुद ही बैठ गया। वेल, तुमने तो मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज मैं खुद को तुम्हारे पास इनवाइट कर लेता हूँ। वैसे तुम इतनी खुश क्यों? डोंट टेल मी कि तुमने जिससे मोहब्बत की थी वो वापस आ गई है तुम्हारी लाइफ में।
आयशा चहकते हुए कहती है। नहीं, वो वापस आएगी तो मैं ऐसे थोड़ी रहूँगा। फिर तो मैं पूरे ऑफिस को बलून से सजाऊंगा, मिठाई बांटूंगा और कुछ अजीब सी चिंपैंजी वाली हरकत करूंगा ना। आयशा हंसती है। तुम ऐसे रह लेते हो? ऐसे रह लेते हो मतलब? इंसान ऐसे ही रहते हैं। ओके, तो बताओ क्या हुआ, किस बात पर इतनी खुशी है? सब ठीक? आयशा ने हल्के से गर्दन हिलाई और विवेक ने सिप लिया। वैसे सब ठीक नहीं है तो सब ठीक हो सकता है मेरी बात सुनकर। अच्छा, और ऐसी क्या बात है? एक न्यूज़ है। आयशा ने नजरें उठाई। और क्या है वो न्यूज़? मुझे एक इंटरव्यू असाइन हुआ है। वाह, कितनी बड़ी उपलब्धि है ना विवेक? तुम्हें इंटरव्यू असाइन हुआ है और इसमें तुम ऐसे उछल रहे हो। हाँ, इंटरव्यू बहुत खास है। अच्छा, शाहरुख खान का इंटरव्यू है? नहीं, उससे भी ज़्यादा खास है। शाहरुख खान से भी ज़्यादा खास है? तो फिर किसका इंटरव्यू है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। हाय, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, लेकिन नहीं, मेरा दिल ऑलरेडी किसी पर आ चुका है, तो उसे मैं सिर्फ एडमायर कर सकता हूँ और थोड़ा बहुत निहार सकता हूँ। अच्छा, तो कौन है वो महान आत्मा? बता दीजिए। नाम के साथ छुपन छुपाई खेलने की क्या जरूरत है मिस्टर विवेक? ठीक है, तो सुनिए, मुझे जिसका इंटरव्यू असाइन हुआ है वो है वन एंड ओनली द हाइपोथेटिकल, द डेंजरस, द यूनिक एंड द सिंपलेस्ट पर्सनैलिटी, माया सहगल। आयशा के हाथ कॉफी मग पर थम गए थे। नाम जैसे उसके सीने में कुछ बिजलियां कड़का गई थी। विवेक की मुस्कान अब और ज्यादा गहरी हो गई थी, क्योंकि नोटिस की उसने माया की हरकतें, क्योंकि नोटिस की उसने आयशा की हरकतें और आयशा का चेहरा तेजी से विवेक की तरफ मुड़ पाया। आयशा जैसे कुछ सुन ही ना पाई हो, उसकी सांसें रुक गई थी, चेहरे का रंग हल्का पड़ गया था और उंगलियां वहीं पर जड़ हो गई। क्या? वो बस इतना ही कह सकी। विवेक ने उसकी आंखों में झांका, जैसे सब पढ़ लिया हो। हाँ भाई, ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मैं कोई एलियन हूँ? मुझे इंटरव्यू असाइन हुआ है। द मिस्टीरियस वुमेन, द राइटर, द राइटिंग सोल ऑफ दिस कंट्री, मिस माया सहगल का। अब तक जो अफवाहें थी, शायद इस इंटरव्यू में उसका भी जवाब मिलने वाला है मैडम। उसके लहजे से शरारत टपक रही थी और अंदर कहीं आयशा के लिए एक चेतावनी भी। आयशा की आंखों में अब बेचैनी थी। वो नहीं जानती थी कि ये आघात है या भय। और माया ने हाँ कर दी इंटरव्यू के लिए, और वो शब्द जो कभी सिर्फ उसके थे, जैसे लगा कि अब पूरी दुनिया के सामने होंगे। थोड़ा बुरा भी लगा था आयशा को। आयशा को इस बात का गुरूर था कि आज तक माया सहगल ने सिर्फ उसके इंटरव्यू के लिए हामी भरी थी, लेकिन अब विवेक भी उस कतार में शामिल था। उसने अपनी मुट्ठियां बंद की, होठ भींच लिए और जैसे खुद से ही कह रही थी, मतलब माया अब बोलेगी? और विवेक उसे देखता रहा। क्या हुआ आयशा? ऑल गुड? कब इंटरव्यू विवेक? आवाज कांप रही थी। कल। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने आयशा की तरफ झुकते हुए कहा, मुझे उम्मीद है आयशा कि तुम इस इंटरव्यू को देखोगी जरूर। तुम्हारे जैसे लोग ही तो समझ सकते हैं कि माया सहगल सिर्फ एक लेखिका नहीं, एक पूरी सदी है, और तुम्हें तो ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। आयशा कुछ कह नहीं पाई, सिर्फ उसकी आंखें जवाब देती थी, बेचैन, डरी हुई और कहीं बहुत गहरे एक कराहती हुई सच्चाई के भार में डूबी। विवेक उठ खड़ा हुआ
और जाते जाते ठहर कर कहता है, वैसे तुम्हें देखकर लगता है जैसे ये इंटरव्यू सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है उसमें, तो इंटरव्यू देखना जरूर। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि आयशा ने तेजी से उसका हाथ थामा। विवेक, प्लीज सवाल। आ आ आ आ आ नो मैम आयशा, ये तो मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मैं उनसे क्या सवाल पूछने वाला हूँ। इसमें मुझे आपकी मदद तो नहीं चाहिए और ना ही आपकी कोई रिक्वेस्ट। मैं जरूर आपकी सलाह लेता अगर आप माया से जुड़ी ना होती तो। और इतना कहकर शरारती हंसी हंसता वो आयशा के पास से जा चुका था। आयशा के हाथ अब भी कॉफी के कप को छू नहीं पाए थे। माया अब सार्वजनिक होने जा रही थी और उसके सारे निजीपन ने, उन सारे मौन की तहें अब किसी और के हाथों में थी। क्या उसे डर लग रहा था या फिर से बिछड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही थी? पर एक बात तो तय थी, अब वो माया सहगल की खामोशी नहीं थी, अब वो एक स्वर बनने जा रही थी। वो स्वर जो आयशा को सबसे ज्यादा डराने वाले थे। उस रात का शहर, हल्की बरसात की बूंदें खिड़कियों पर आहिस्ता से टपक रही थी, जैसे किसी अनकहे गीत की थिरकन हो। शहर थम भी चुका था और थक भी चुका था, लेकिन अभी भी कुछ मन थे जो बेचैन थे। दो छोरों पर दो अलग कमरे में, एक का नाम माया, दूसरे का आयशा। माया की किताबों के बीच वो फाइल रखी थी जिसमें सवालों की लिस्ट थी, जिसका जवाब उसे शायद देना था, पर वो उसे पढ़ नहीं रही थी। वो बस बैठी थी एक पुरानी काश्मीरी कम्बल में लिपटी, उस नीचे गुलदान को देखती जो एक बार आयशा ने उसके लिए चुना था। कोई आवाज नहीं थी कमरे में सिवाय उसकी सांसों के, जो कुछ देर तेज होती और फिर थम जाती थी। कभी कभी कुछ रातें बारिशों की तरह होती है, हर बूंद एक स्मृति बनकर गिरती है। उसका फोन टेबल पर चुप था और हर सन्नाटा एक नाम पुकारता था, आयशा। वो खुद से बड़बड़ाई, तुम जानती नहीं मैंने तुमसे क्या क्या छिपा लिया है। और कुछ क्षणों तक वो अपने घुटने में मुंह छिपा कर बैठी रही, जैसे कोई बच्चा बिस्तर के नीचे छुपकर भूत से लड़ने की कोशिश कर रहा हो, अपने डर से लड़ने की कोशिश में लगा हो। दूसरी ओर आयशा की आंखों में नींद नहीं थी। वो कंप्यूटर स्क्रीन बंद तो कर चुकी थी, लेकिन दिमाग अब भी टाइप कर रहा था। क्या कहेगी माया? कैसी होगी उसकी आवाज वहां पर? क्या उसकी मुस्कान अब भी वैसे ही चलेगी? विवेक के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। माया सहगल इंटरव्यू देने वाली है। हर शब्द आयशा के भीतर जैसे दीवार बनाती जा रहे थे, एक ऐसी दीवार जिसे उसने खुद खड़ा नहीं किया, लेकिन जिसके पीछे से अब वो कुछ देख नहीं पा रही थी। उसने खिड़की खोली, बरसात की हवा उसके गालों से टकराई, पर जो ठंड उस हवा में थी वो माया के ना होने की ठंड से कुछ भी नहीं थी। एक बार ये सब करने से पहले आप मिल लेती तो शायद आसान होता। क्या सचमुच? और यहीं पर रुक गई वो। माया अब भी चुप थी। उसने धीरे से अपने वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर खुद को देखा, एक चेहरा जो सालों से लोगों के लिए प्रेरणा रहा था, अब खुद से ही कुछ छिपा रहा था। उसने खुद से पूछा, कल जब मैं बोलूंगी क्या वो सुन रही होगी? फिर जवाब दिए बिना ही
उसने मेज से वो चिट्ठी उठाई जो उसने कभी आयशा को भेजनी चाही थी पर भेज नहीं सकी थी। प्रिय आयशा, बस इतना ही लिखा था उसमें और नीचे स्याही फैली थी। कहीं उस वक्त की आर्द्रता में जो गुजर चुका था, आयशा ने अपनी माँ की पुरानी डायरी उठाई जो अब उसका सहारा बन गई थी। उसमें एक पंक्ति थी जिसे उसने पहले कई बार पढ़ा था। कभी कभी प्रेम को खुद से बचाने के लिए उसे खो देना पड़ता है। आयशा ने वो पंक्ति उंगलियों से छू और फिर धीरे से बुदबुदाती है, क्या यही किया था मैंने माया? तुम्हें बचाने के लिए मैं खुद से भाग रही हूँ। वक्त बीतता गया। रात की घड़ी अब 2 बजा चुकी थी। दोनों जगह लाइटें बुता दी गई थी पर दोनों की आंखों में एक ही प्रश्न टिमटिमा रहा था, क्या कल सब कुछ बदल जाएगा? बाहर बारिश और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमां भी कुछ कहना चाहता, पर उसके भी शब्द कम पड़ गए। माया ने तकिए पर सिर रखा। आयशा ने दीवार की तरफ करवट बदली और दोनों ने उसी वक्त आंखें बंद की। पर नींद तो आज दोनों के कमरे के बाहर बैठी थी ना। वो नामों में खो गई थी जो अब दोनों की सांसों में रह रह कर गूंज रहा था। तुम, कुछ ऐसा ही था। और इसके साथ ही सुबह की धूप उस दिन कुछ अधिक चटक होने वाली थी। आसमां को देखकर लग रहा था रात की बारिश के बाद अब सब धुंध छट गए थे, सब साफ हो चुका था। आज कुछ असहज और असामान्य घटने जैसा नहीं था। सांझ मीडिया हाउस के मुख्य द्वार पर जैसे ही वो गाड़ी रुकी, चारों ओर हल्का सा सन्नाटा भर गया, जिसमें केवल कैमरे की चमक और कर्मचारियों की धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उतरते हुए आरव ने माया का हाथ थाम उसे खाड़ी से बाहर निकाला। कांधे पर हल्की सॉल, आंखों में वही पुरानी स्थिरता, जैसे समय उसके पास से होकर गुजरा जरूर हो मगर उसे छूने की हिम्मत तो नहीं कर सका था। दरवाजे पर विवेक पहले से खड़ा था, सधे हुए कदम, सौम्य मुस्कान। नमस्कार माया जी, उसने आदर से झुकते हुए कहा और माया ने भी नमस्कार करते हुए बेहद विनम्रता दिखाई थी, संक्षिप्त विनम्रता। और ठीक उसी क्षण उसकी आंखें एकदम पीछे खड़ी एक आकृति से टकराई। वही हल्की सी झुकी हुई गर्दन, वही शालीन सी चाल, वही निगाहें जो कभी अपने जीवन के लिए प्रेरित थी, जिसमें जीवन बसता था, आज जैसे कुछ कटा कटा सा था। आयशा, लेकिन सिर्फ एक पल, सिर्फ एक क्षण के लिए। और फिर माया ने अपनी नजरें मोड़ ली, ऐसे जैसे किसी पहाड़ पर उगाए फूल को देखकर भी कोई उससे नजरें फेर ले, क्योंकि वो जानता है कि वो उसे तोड़ नहीं सकता। अंदर पहुंचते ही तैयारियां तेज हो चुकी थी। लाइटिंग, कैमरा सेटअप, संवाददाताओं की खुसर फुसर। माया चुपचाप स्टूडियो की ओर बढ़ी, बिना किसी को देखे, बिना किसी को टटोलते। उसके भीतर जो हलचल थी वो उसके चेहरे की सादगी से कभी जाहिर ही तो नहीं हो सकी थी। विवेक पास आया, हाथ में कॉफी का कप लिए, शायद उसके भीतर के संशय को दबाने के लिए। देखिए माया जी, ये मेरा काम है, पर मैं आपके लेखन और व्यक्तित्व की बेहद इज्जत करता हूँ। अगर प्रश्नों में कोई तीखापन आ जाए तो उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। माया ने उसकी ओर देखा। एक क्षण को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के पीछे कोई अनकहा आकाश खुल गया हो। माफी मांगने से बेहतर होगा कि आप अपना काम कर्तव्य निष्ठता से करें विवेक जी। सच में मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसकी आवाज में ऐसा आत्मबल था जो ना तो ऊंचा था और ना ही सख्त, बल्कि वो स्थिर था जैसे हिमालय की चुप्पी। विवेक प्रभावित हुआ।
उसने सिर हिलाया, जैसे एक विद्यार्थी अपने शिक्षक के सामने स्वीकार करता हो कि वो अब बहुत कुछ सीख चुका है। थोड़ी देर बाद वो फिर से माया के पास आने को हुआ कि आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। विवेक, प्लीज। आंखों में कोई पुकार थी आयशा की, और विवेक मुस्कुरा रहा था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लवलीज, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।